निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र। निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र। निजी जीवन में नीति शास्त्र, इसका प्रभाव सीमित लोगों तक होता है और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र, इसका प्रभाव व्यापक होता है, अर्थात पूरे समाज में होता है। निजी जीवन में नीति शास्त्र, इसमें घनिष्ठता अधिक होती है। सार्वजनिक जीवन में इसमें घनिष्ठता कम होती है और औपचारिकता अधिक होती है। निजी जीवन में नीति शास्त्र यह विश्वास और स्नेह पर आधारित होता है और सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र यह कानून और नियमों पर आधारित होता है। निजी जीवन का नीति शास्त्र बिना किसी शर्त के होता है और सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र संबंध शर्त के साथ होता है। संबंध शर्त के साथ होता है। निजी जीवन का नीति शास्त्र कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं, नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है और सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। निजी जीवन का नीति शास्त्र कर्तव्यों के उल्लंघन पर सिर्फ आलोचना करता है और सार्वजनिक जीवन का नीति शास्त्र कर्तव्यों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान करता है। निजी जीवन का नीति शास्त्र संबंध आत्मनिष्ठ होते हैं, इसके अंतर्गत संबंध आत्मनिष्ठ होते हैं और सार्वजनिक जीवन के नीति शास्त्र के अंतर्गत संबंध वस्तुनिष्ठ होते हैं। निजी जीवन के नीति शास्त्र में स्नेह, अपनापन, त्याग, धैर्य, क्षमा आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। सार्वजनिक जीवन के नीति शास्त्र में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, जन सेवा के प्रति समर्पण, न्याय, धर्मनिरपेक्षता आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। कोई भी संबंध पूर्णतः निजी या पूर्णतः सार्वजनिक नहीं होता है। इसकी अलग अलग मात्रा हो सकती है, जैसे कि जो 100% प्राइवेट लाइफ होती है और 100% पब्लिक लाइफ होती है, उसके बीच के ट्रांजिशन को यहाँ पे दिखाया गया है। अब प्राइवेट लाइफ से पब्लिक लाइफ की ओर हम चलते हैं तो सबसे पहले आता है, सबसे ज़्यादा प्राइवेट होता है पति पत्नी का रिश्ता। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो पब्लिक लाइफ आती है वो फैमिली, प्राइवेट लाइफ यहाँ से कम होना शुरू हो जाती है। तो पति पत्नी का रिलेशनशिप, उसके बाद फैमिली, फिर मित्र मंडली, फिर प्रोफेशन आता है, फिर सिविल सर्वेंट आते हैं, फिर जनप्रतिनिधि आते हैं, फिर समाज सुधारक आते हैं। समाज सुधारक तक पहुँचते पहुँचते 100% पब्लिक लाइफ हो जाती है। निजी जीवन का प्रभाव सार्वजनिक जीवन पर भी पड़ता है। यदि निजी जीवन के निजी संबंध स्वस्थ हैं तो सार्वजनिक जीवन की उत्तरदायित्वों के निर्वहन की दक्षता व प्रभावशीलता अधिक होगी। अन्यथा निजी जीवन का तनाव सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित करेगा। इसी प्रकार सार्वजनिक जीवन भी निजी जीवन पर प्रभाव डालता है। कार्यक्षेत्र का तनाव यदि निजी संबंधों और जीवन में परिलक्षित होता है तो इससे निजी संबंध प्रभावित हो सकते हैं। यदि निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में टकराव की स्थिति हो तब व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि वह व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है या नहीं, मतलब पब्लिक सर्वेंट है या नहीं। यदि व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है तो सार्वजनिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए और निजी जीवन की बजाय सार्वजनिक जीवन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं है तब निजी जीवन को भी महत्व दिया जाना चाहिए। वे लोग जो सार्वजनिक पद पर आसीन नहीं हैं फिर भी सार्वजनिक जीवन को अधिक महत्व देते हैं, उनमें नैतिकता का स्तर उत्कृष्ट होता है। नारीवादी नीतिशास्त्रियों के अनुसार निजी जीवन में भी सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए और निजी व सार्वजनिक जीवन के बीच कोई भेद नहीं होना चाहिए। सिविल सेवा के आचरण को नियमित करने के लिए एक आचरण संहिता बनाई गई है। इसमें उन नियमों को रखा गया है जो कि एक सिविल सेवक से अपेक्षित हैं। निजी जीवन की आचार संहिता, एक से अधिक विवाह की अनुमति नहीं होती, दहेज न लिया जाना चाहिए और न दिया जाना चाहिए, माता पिता पत्नी और बच्चों तथा पति की देखभाल की जानी चाहिए। बाल मजदूरी को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जानी चाहिए। भाई भतीजावाद को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने से रोकना चाहिए। यदि कोई रिश्तेदार सरकार के अधीन या किसी ऐसी कंपनी
जिसका संबंध सरकार से हो में कार्य कर रहा हो तो इसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। किसी से भी उपहार या सुविधा स्वीकार नहीं करनी चाहिए। यदि कोई गिरफ्तारी हुई है तो 48 घंटे में उच्च अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आचार संहिता। बिना सरकार की अनुमति के किसी प्रकार का सम्मान या पुरस्कार प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। विदाई और स्वागत समारोह को आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। आधिकारिक क्षमताओं में प्राप्त की गई सूचनाओं को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचनाओं को जारी किया जा सकता है। ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जाना चाहिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लिए अपमानजनक हो अथवा अन्य देशों से संबंध खराब होते हों। सरकारी नीतियों और योजनाओं की सार्वजनिक आलोचना नहीं की जानी चाहिए। बिना सरकार की अनुमति के कोई पुस्तक या लेख नहीं लिखा जाना चाहिए। यद्यपि कलात्मक क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है, आधिकारिक कार्यों में निजी व्यक्तियों को शामिल नहीं करना चाहिए। एक सिविल सेवक को रोल मॉडल की भूमिका निभानी चाहिए, अर्थात अन्य लोगों को भी सकारात्मक कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया जाए और जातिवाद सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। प्रशासक का आचरण। प्रशासकों के आचरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित समितियां बनाई गई हैं। पहली है ली कमीशन, LEE ली कमीशन। दूसरी है संथानम समिति। तीसरी है AD गोरवाला कमेटी। चौथी है प्रशासनिक सुधार आयोग 1 1964, ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी 1 1964। फिर पाँचवीं है ARC 2 2007। 1994 में यूके में नोलन समिति का गठन किया गया, जिसके अनुसार एक प्रशासक में 7 आधारभूत मूल्य होने चाहिए। नो सो हेल। पहला है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। दूसरा सेल्फलेसनेस। तीसरा ओपननेस, पारदर्शिता। चौथा ऑनेस्टी। पांचवा अकाउंटेबिलिटी। छठा इंटीग्रिटी। सातवां लीडरशिप। इसका जो एब्रीविएशन है इसमें बताया गया है नो सो हेल, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिविटी आता है, एस से सेल्फलेसनेस आती है और ओ से ओपननेस आता है, एच से ऑनेस्टी, ए से अकाउंटेबिलिटी, आई से इंटीग्रिटी, एल से लीडरशिप। पहला वस्तुनिष्ठता। किसी प्रशासक को निर्णय लेते समय प्रत्येक वैचारिक, काल्पनिक, विधिक तथा रूढ़िगत मान्यताओं से मुक्त होना चाहिए। इसी अवस्था को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है। एक प्रशासक के लिए वस्तुनिष्ठ होना अत्यधिक आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता से ही व्यक्ति न्यायपूर्ण निर्णय ले सकता है। 100% वस्तुनिष्ठ होना संभव नहीं है, परंतु वस्तुनिष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। वस्तुनिष्ठता में मुख्य बाधा परिवार व समाज से सीखे गए मूल्य हैं। प्रशासक को अंतरावलोकन करना चाहिए तथा पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। दूसरा है निस्वार्थता। प्रशासक को अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। स्वयं को समाज का ऋणी समझना चाहिए और जनसेवा के प्रति समर्पण होना चाहिए। निजी हितों के बजाय सार्वजनिक हितों को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। वेतन व सुविधाओं पर अधिक ध्यान न देते हुए जनसेवा पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है खुलापन और पारदर्शिता। प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों में पारदर्शिता होनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार कम होता है, जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है, प्रशासन पर जनता का विश्वास बना रहता है, लोकतांत्रिक मूल्य सशक्त होते हैं। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए RTI कानून बनाया गया है। E-गवर्नेंस के माध्यम से भी पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। चौथा ईमानदारी। अधिकारों का प्रयोग यदि दक्ष, प्रभावी और सत्यता से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किया जाए तो इसे ईमानदारी कहा जाता है। अधिकारों का प्रयोग यदि दक्ष, प्रभावी और सत्यता से कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए किया जाए तब इसे ईमानदारी कहा जाता है। प्रशासक के रूप में प्रशासकीय दायित्वों का, समाज में सामाजिक दायित्वों का पालन, परिवार में पारिवारिक दायित्वों का पालन किया जाए। सामान्यतः ईमानदारी का अर्थ वित्तीय लेन देन से लिया जाता है, परंतु यह मात्र ईमानदारी का एक आयाम है।
यदि कोई व्यक्ति रिश्वत नहीं लेता परंतु ऑफिस समय पर नहीं जाता तथा कार्यों का निष्पादन सही से नहीं करता तो ऐसे व्यक्ति को ईमानदार नहीं कहा जा सकता। पांचवा, जवाबदेहिता। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए जवाबदेहिता का प्रयोग किया जाता है। जवाबदेहिता के आधार पर किसी प्रशासक के विरुद्ध न्यायिक, विधिक, विभागीय अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। यदि किसी प्रशासक के पास कर्तव्यों के अनुपात में अधिकार नहीं है तो उसे जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि एक पुलिस कांस्टेबल को जिले की कानून व्यवस्था के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता परंतु पुलिस अधीक्षक एसपी को ठहराया जा सकता है। छठा है सत्यनिष्ठता। सत्यनिष्ठता से तात्पर्य नैतिक विचारों और सिद्धांतों के मध्य आंतरिक सुसंगति तथा नैतिक सिद्धांतों व व्यवहार के बीच सुसंगति। सत्यनिष्ठ व्यक्ति का आचरण प्रत्येक परिस्थिति में नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर अपनाए जाने चाहिए तथा नैतिक सिद्धांतों का सोपान क्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए। इससे नैतिक सिद्धांतों के बीच चुनाव आसानी से किया जा सकता है। सत्यनिष्ठता के प्रकार। पहला, बौद्धिक सत्यनिष्ठता। इसके तहत स्वयं का मूल्यांकन उन्हीं मानकों तथा उतनी ही कठोरता से किया जाना चाहिए इसके तहत स्वयं का मूल्यांकन उन्हीं मानकों तथा उतनी ही कठोरता से किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग दूसरों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। जब भी हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपने पर भी वही लागू करें जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं या दूसरों पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। स्वयं के विचारों के बीच अंतर विरोधों की खोज की जानी चाहिए तथा उनका निवारण किया जाना चाहिए। बौद्धिक सत्यनिष्ठता का विलोम है बौद्धिक पाखंड। दूसरा है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठता। व्यक्ति के विचारों और आचरण में कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि जो विचार हैं और जो आचरण है वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, विरोधाभास हो रहा है। व्यक्ति को स्वयं की तथा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। तीसरा है व्यावसायिक सत्यनिष्ठता। व्यावसायिक क्षेत्र की आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। सत्यनिष्ठता का दार्शनिक आधार, फिलोसफिकल वे टू सी द सत्यनिष्ठता, ट्रुथनेस और ट्रुथवर्दीनेस। नियामकीय नीतिशास्त्र में परिणाम निरपेक्षवादियों ने सत्यनिष्ठता को दार्शनिक आधार प्रदान किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इमैनुअल कैंट। कैंट के अनुसार सभी कार्य कर्तव्य प्रेरणा से किए जाने चाहिए। नैतिक सिद्धांतों को निरपेक्ष आदेश के रूप में लिया जाना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों में सार्वभौमिकता होनी चाहिए। यदि व्यक्ति सभी परिस्थितियों में नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है तो उसमें सत्यनिष्ठता है। गीता के अनुसार सभी परिस्थितियों में स्वधर्म का पालन किया जाना चाहिए तथा कार्य निष्काम भाव से किए जाने चाहिए। अंतः प्रजावादियों के अनुसार या अंतः प्रज्ञावादियों के अनुसार व्यक्ति को अंतरात्मा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। गांधी के अनुसार साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए तथा कुछ मूल्यों जैसे कि सत्य, अहिंसा आदि का प्रयोग सभी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। व्यवहारिक नीतिशास्त्र के अनुसार व्यक्ति का आचरण व्यावसायिक आचार संहिता के अनुसार होना चाहिए। सत्यनिष्ठता का लाभ, व्यक्तित्व को स्थायित्व मिलता है, व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है, व्यक्ति व्यावसायिक आचार संहिता का पालन करता है। नेतृत्व लीडरशिप। एक प्रशासक में नेतृत्वकर्ता के गुण होने चाहिए अर्थात टीम भावना से कार्य करना चाहिए। श्रेय टीम को दिया जाना चाहिए तथा निंदा और असफलता की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी चाहिए। पहल करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रशासक को दूरदर्शी होना चाहिए जिससे भविष्य के खतरों और अवसरों का अनुमान लगाया जा सके। एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वह होता है जो एक अच्छा अनुयायी होता है। प्रशासक का राजनीतिक और नैतिक दृष्टिकोण दैट इज एटीट्यूड किसी मनोवैज्ञानिक विषय जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचारधारा, संस्थान आदि के प्रति नकारात्मक और सकारात्मक अभिव्यक्तियों या भावों को दृष्टिकोण कहा जाता है। दृष्टिकोण में 3 घटक होते हैं। पहला भावनात्मक पक्ष, अफेक्टिव कंपोनेंट। मनोवैज्ञानिक विषय व्यक्ति के संपर्क में आने पर
या सोचने पर व्यक्ति में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा, संज्ञात्मक पक्ष कॉग्निटिव मनोवैज्ञानिक विषय के बारे में किस प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। तीसरा, व्यवहारिक पक्ष बिहेवियरल कॉन्सेप्ट या कंपोनेंट मनोवैज्ञानिक विषय के संपर्क में आने अथवा उसके बारे में सोचने पर किस प्रकार का व्यवहार किया जाए या किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि तीनों घटक उपस्थित हों। कुछ मामलों में भावनात्मक व संज्ञात्मक पक्ष उपस्थित होते हैं, परंतु व्यवहारात्मक या व्यवहारात्मक पक्ष की उपस्थिति होना आवश्यक नहीं है। एटीट्यूड की विशेषताएं, दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं होती हैं। एटीट्यूड दृष्टिकोण सामान्यतः सीखा जाता है, परंतु कुछ मामलों में जन्मजात भी हो सकता है। यह सामान्यतः स्थायी होता है, परंतु इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह या तो सकारात्मक होगा या नकारात्मक, अथवा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों भी हो सकता है। यह अनिवार्यता मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति होता है। अभिवृत्ति का संबंध मूल्य, विश्वास, मत तथा व्यवहार से होता है। मत सबसे छोटा भाग होता है। विश्वास के अंतर्गत मत आता है। विश्वास एक बड़ा एरिया है, फिर उससे बड़ा एरिया मूल्य है, मूल्य से बड़ा एरिया अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति से बड़ा एरिया व्यवहार है। व्यवहार का सबसे छोटा कंपोनेंट मत है, व्यवहार का उससे बड़ा कंपोनेंट विश्वास है, और व्यवहार का विश्वास से बड़ा कंपोनेंट मूल्य है, और व्यवहार का मूल्य से बड़ा कंपोनेंट अभिवृत्ति है। सबसे बड़ा कंपोनेंट व्यवहार है। प्रशासक का दृष्टिकोण भावनात्मक, संज्ञात्मक तथा व्यवहारात्मक तीनों स्तरों पर सशक्त होना चाहिए। भावनात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति में निम्नलिखित मूल्य होने चाहिए। पहला, समानुभूति, सहानुभूति, करुणा, कंपैशन, जनसेवा की भावना, निस्वार्थता, कर्तव्य की भावना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अंतरात्मा की आवाज़ सुनना। संज्ञात्मक स्तर पर व्यक्ति में निम्नलिखित मूल्य होने चाहिए। तार्किकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विलगाव या अनासक्ति, स्वाध्याय और सीखने की भावना। व्यवहारिक पक्ष के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। निष्काम कर्म, परिश्रम, दृढ़ता, त्याग, नेतृत्व, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता या सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, वस्तुनिष्ठता। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण से एक प्रशासक तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए। उसे किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का समर्थन नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार का चंदा नहीं दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दल के प्रतीकों को कार्यालय, वाहन और घरों पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। मतदान देने का अधिकार है, परंतु मत प्राथमिकता को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासक को किसी भी राजनीतिक दल के प्रति या नेता या विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। प्रशासक को सर्वप्रथम प्राकृतिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके बाद क्रम निम्नलिखित हैं: संविधान व संवैधानिक मूल्य, संसद तथा विधानसभा के द्वारा पारित किए गए कानून, विभागीय नियम और अंतरात्मा की आवाज़। प्रशासक में निम्नलिखित राजनीतिक मूल्यों के प्रति सकारात्मकता होनी चाहिए, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, समानता, विधि का शासन, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सर्वोदय, जन सहभागिता। भारतीय प्रशासकीय तंत्र की समस्याएं। पहला, औपनिवेशिक स्वरूप। भारतीय प्रशासनिक तंत्र ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि मैक्स वेबर के सिद्धांतों पर आधारित था। ब्रिटिश सरकार ने इसका प्रयोग अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए तथा भारतीय समाज पर अपने शासन को मजबूत व नियंत्रित करने के लिए या उसमें नियंत्रण रखने के लिए किया था। इसलिए आरंभ से ही इसका स्वरूप औपनिवेशिक है। आज भी यही स्वरूप है। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की बजाय यह व्यवस्था अनेकानेक दोषों से ग्रसित है। वेबर का नौकरशाही मॉडल क्या था? इसमें गोपनीयता थी, पद सोपान क्रम था, सत्ता का केंद्रीकरण था, जन सहभागिता नहीं थी, जनता वाह लाभार्थी थी, आईक्यू पर बेस्ड था और उपकरण युक्त संगतता थी। और लोकतांत्रिक मॉडल जो होता है वो क्या होता है? इसमें पारदर्शिता होती है, टीम भावना होती है,
विकेंद्रीकरण होता है सत्ता का, जन सहभागिता होती है जो वेबर के में नहीं थी नौकरशाही मॉडल में। इसमें आईक्यू की जगह ईक्यू होता है और इसमें करुणा, समानुभूति तथा जनसेवा पर आधारित मॉडल होता है। इसमें उपकरण युक्त संगतता नहीं होती है। दूसरा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, प्रशासकों के पास बड़ी मात्रा में शक्तियाँ व संसाधन होते हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर व्याप्त है। सेकंड एआरसी ने इस भ्रष्टाचार के बारे में कहा, भारतीय प्रशासन कम जोखिम और अधिक लाभ वाला व्यापार है, इसलिए भ्रष्टाचार भी अधिक है। भ्रष्टाचार के कारण प्रशासकों के पास अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, पारदर्शिता का अभाव होता है, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं, निजी जीवन की महत्वाकांक्षाएं सार्वजनिक जीवन के कर्तव्यों पर हावी होती हैं, प्रशासक, राजनेता, पूंजीपतियों का एक गठजोड़ तैयार होता है, इसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है। ईमानदार अधिकारियों को प्रशंसा या अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। ऑनेस्ट पर्सन विल नॉट गेट बेनिफिट। एंड भ्रष्टाचार के विरोध में बनाए गए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का समाजवादी ढांचा, जिसके कारण सरकार की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है। भाई भतीजावाद होता है, नेपोटिज्म। फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जन सहभागिता का अभाव है। विसिल ब्लोअर की सुरक्षा का अभाव है, अर्थात कोई भी भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज़ नहीं उठाना चाहता। कम वेतन व अधिक उत्तरदायित्व है। तीसरा, प्रशासकों का राजनीतिकरण। प्रशासक प्रायः किसी राजनीतिक दल की ओर झुके होते हैं। राजनीतिक दल की ओर झुका होना, क्योंकि प्रशासक राजनीतिज्ञों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पद प्राप्त करने के लिए, नियुक्ति प्राप्त करने के लिए, पदोन्नति या कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किया जाता है। इसके कारण व्यक्ति वस्तुनिष्ठता व निष्पक्षता से कार्य नहीं कर पाता है। प्रशासकों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। सार्वजनिक व धार्मिक दबाव संग्रह। भारत में विभिन्न सामाजिक व धार्मिक दबाव संग्रह सक्रिय हैं, प्रेशर ग्रुप्स, जो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। प्रशासक भी इन दबाव समूहों के संपर्क में होता है तथा अपने हितों की पूर्ति के लिए इनका प्रयोग करता है। इसी कारण प्रशासन में जातिवाद और सांप्रदायिकता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पांचवा है अनुशंसा व्यवस्था। प्रशासकों की नियुक्ति राजनीतिक अनुशंसा के आधार पर होती है। इसी कारण वह जनप्रतिनिधियों पर निर्भर रहता है और स्वतंत्रता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है। छठा है शीघ्रता से स्थानांतरण। प्रशासकों का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र बार बार होता जाता है। निश्चित कार्यकाल उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए वे नवाचारों के प्रति सकारात्मक नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति नवाचारों या सुधारों की कोशिश भी करता है तो प्रक्रिया स्थानांतरण के बाद रुक जाती है, यानी ट्रांसफ़र के बाद सारी चीज़ें रुक जाती हैं। सातवां, प्रशासकों के लिए आचार संहिता तो बनाई गई है परंतु नैतिक संहिता का अभाव है। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट यह एक वैधानिक दस्तावेज है। कोड ऑफ एथिक्स यह गैर वैधानिक दस्तावेज है। कोड ऑफ कंडक्ट यह प्रवर्तनीय है, कोड ऑफ एथिक्स यह अप्रवर्तनीय है। कोड ऑफ कंडक्ट यह व्यक्तिगत मार्गदर्शक है। कोड ऑफ एथिक्स यह व्यक्ति व संस्थान के लिए मार्गदर्शक है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसके उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। कोड ऑफ एथिक्स, इसके उल्लंघन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है। कोड ऑफ कंडक्ट यह नकारात्मक आचरण को रोकता है। कोड ऑफ एथिक्स यह सकारात्मक आचरण को प्रोत्साहित करता है। कोड ऑफ कंडक्ट नकारात्मक आचरण को रोकता है, नेगेटिव एटीट्यूड को रोकता है, और कोड ऑफ एथिक्स पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाता है एंड पॉजिटिव कंडक्ट को बढ़ाता है। प्रशासकों के नैतिक स्तर में सुधार के उपाय। चयन प्रक्रिया। पहला, ऐसे अभ्यर्थियों को चुना जाना चाहिए जिनका नैतिक स्तर उच्च हो, इसलिए चयन प्रक्रिया में नैतिकता का परीक्षण भी किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया का उत्तरदायित्व ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिनका नैतिक स्तर अत्यधिक उच्च हो। दूसरा है प्रशिक्षण। प्रशासक को नैतिक मूल्यों के लिए प्रशिक्षण दिया चाहिए। प्रशासक को नैतिक मूल्यों के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
उनके कार्यकाल के दौरान नैतिकता का परीक्षण भी किया जाना चाहिए। तीसरा, आचार संहिता। इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए। आचार संहिता के साथ नैतिक संहिता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। चौथा, ईमानदार प्रशासकों की प्रशंसा की जानी चाहिए तथा पदोन्नति में भी इन्हें वरीयता दी जानी चाहिए। प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस पर बल दिया जाना चाहिए। सरकारी कार्यों को सरल तथा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जन भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे आरटीआई का प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक अंकेक्षण, सिटीजन चार्टर की व्यवस्था। नौवां, वेतन संबंधी असंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। 10वां, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। 11वां, समाज की नैतिकता के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रशासक भी समाज से ही जुड़े हुए होते हैं। समाज से ही विभिन्न प्रकार के मूल्यों का निर्माण होता है। 12वां, शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए तथा मूल्य आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा के परिणामों पर अधिक बल दिया जाता है तथा उच्च शिक्षा में रोजगार पर बल दिया जाता है। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में, बेसिक एजुकेशन में परिणामों यानी रिजल्ट्स पर अधिक बल दिया जाता है, ज़्यादा फोकस किया जाता है, तथा उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर फोकस किया जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EI संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का विकास। 19वीं शताब्दी में हीगल जैसे दार्शनिकों ने मनुष्य की बौद्धिक क्षमताओं पर अधिक बल दिया। इसी काल में अस्तित्ववादी विचारकों जैसे सोरेन किरकेगार्द ने मनुष्य की भावनाओं पर अधिक बल देने की बात कही, परंतु हीगल की तुलना में इसका प्रभाव सीमित ही रहा। 1920 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बुद्धिमत्ता के प्रकार में सामाजिक बुद्धिमत्ता को सम्मिलित किया, जिसका अर्थ है सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए विकल्पों को चुनने की क्षमता। 1940 में डेविड वेसलर ने कहा कि सफलता के लिए सिर्फ बौद्धिक क्षमता ही पर्याप्त नहीं है, जबकि भावनाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। 1950 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मेस्लो ने व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष को महत्व दिया। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया। इसमें 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता बताई गई हैं। इसमें 2 का संबंध भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल से है। 1985 में वेन पेन ने पारिभाषिक रूप से EI का प्रयोग किया, सबसे पहली बार EI का प्रयोग किया। यद्यपि इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1966 में बारबरा ल्यूनर के द्वारा किया गया। 1990 में 2 प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक पीटर सेलोवी एवं जॉन मेयर ने पहली बार EI पर एक शोध निबंध लिखा, शीर्षक EI। 1997 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, व्हाट इज़ EI। फिर 1995 में डेनियल गोलमैन ने एक प्रसिद्ध किताब लिखी, इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। इस पुस्तक में मुख्य बात कही गई या सार तत्व था कि व्यक्ति की सफलता में 80 से 85% योगदान EQ इमोशनल क्वोशेंट का होता है और IQ का महत्व अधिक नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को सीखा जा सकता है, यह कोई योग्यता या गुण नहीं है। महिलाओं में EQ अधिक है, अतः भविष्य में महिलाओं की सफलता अधिक होगी। वर्ष 2000 में पेट्राइडस पेट्राइडस नामक मनोवैज्ञानिक ने एक नया मॉडल विकसित किया, जिसे ट्रेट EI मॉडल कहा जाता है। सेलोवी और मेयर का मॉडल। 1997 में इन्होंने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ EI में EI को व्यवस्थित रूप में परिभाषित किया। परिभाषा, EI वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति की भावनाओं को प्रत्यक्ष किया जाता है, इन्हें चिंतन प्रक्रिया से जोड़ा जाता है
भावनाओं को समझा व नियंत्रित किया जाता है जिससे व्यक्ति की प्रगति सुनिश्चित की जा सके। इस परिभाषा को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है भावनाओं को प्रत्यक्ष करने की योग्यता। व्यक्ति चेहरे के हाव भाव, ध्वनि, शारीरिक अभिव्यक्ति, चित्र आदि को देखकर, सुनकर या महसूस करके पता लगा सके कि वास्तविक मन स्थिति कैसी है। यह प्रत्यक्ष तभी होना चाहिए जब दूसरा व्यक्ति उसे छिपाने की कोशिश करे। यह प्रत्यक्ष तब भी होना चाहिए जब दूसरा व्यक्ति उसे छुपाने की कोशिश करे। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति दुख में है फिर भी वह हंस रहा है तो उस हंसी को देखकर पता लगाया जा सके कि व्यक्ति वास्तविक रूप से दुखी है। व्यक्ति के पास स्वयं की भावनाओं को भी प्रत्यक्ष करने की भी योग्यता होनी चाहिए। जैसे कई बार व्यक्ति परेशान होता है परंतु फिर भी उसे पता नहीं होता कि वह परेशान क्यों है। इसका अर्थ है कि वह स्वयं की भावनाओं को समझने में असमर्थ है। दूसरा क्या है? दूसरी बात ये कही गई है, भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अंतर्गत बताया गया है, व्यक्ति को तत्काल भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। भावनाओं को चिंतन प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए जिससे भावनाओं के उद्गम और तीव्रता व प्रभाव के बारे में चिंतन किया जा सके। जैसे कि यदि कोई मित्र नाराज है तब तात्कालिक प्रक्रिया न करते हुए नाराज़गी के कारण में विचार करना चाहिए। तीसरा है भावनाओं को समझने की योग्यता। प्रत्येक भाव को सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर समझना चाहिए। जटिल भावों को भी सरल भावों में तोड़ा जाना चाहिए तथा प्रत्येक भाव को अलग अलग समझना चाहिए। सामान्यतया बच्चों के भाव सरल होते हैं जिन्हें समझना आसान है, परंतु वयस्कों के भाव जटिल होते हैं जिनमें एक से अधिक भाव मिश्रित हो सकते हैं। जैसे कि यदि कोई मित्र आपको डांटता है तो इसमें क्रोध और देखभाल के भाव मिश्रित हैं। चौथा है भावनाओं को नियमित करने की योग्यता। यह ईआई की सबसे परिपक्व अवस्था है। राजनीतिज्ञों, सिविल सेवकों और समाज सुधारकों में यह गुण अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राजनीतिज्ञ, सिविल सेवक और समाज सुधारक, इनमें ये गुण, भावनाओं को नियमित करने की योग्यता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। भावनाओं को दो स्तर पर नियमित किया जा सकता है। पहला, अभिव्यक्ति से पूर्व नियमन। इस स्तर पर भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं किया जाता। दूसरा है अभिव्यक्त करते समय नियमन। इसमें भावनाओं की तीव्रता को संतुलित किया जाता है। जैसे कि विनम्रता से असहमति को व्यक्त करना।